आज की जो कक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी साहित्य का, जो कि पृथ्वीराज रासो को पढ़ाने जा रहे हैं आज, और बहुत ही डीपली पढ़ाएंगे। तो ऐसी कक्षाएं हम समय समय पर लेते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो कक्षा है वो क्या है कि पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वीराज रासो जो कि एक रासो ग्रंथ है, और जो कि चंद्रबंदाई के द्वारा लिखा गया है, और ये जो 13वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। इसके जो लेखक हैं दोस्तों, वो क्या है, चंद्रबरदाई हैं। और पृथ्वी भट्ट वल्लभादि, जो चंद्रबरदाई का जो नाम है बचपन का, वो नाम है पृथ्वी भट्ट वल्लाधी। और जन्म काल की जहाँ तक बात की जाए, चंद्रबरदाई का जन्म जो है 1168 ईस्वी और 1225 विक्रमी संवत में भट्ट जाति में गोत्र में हुआ। और इनका जो जन्म स्थान है वो लाहौर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि काव्य का स्वरूप क्या है। ये एक प्रबंधात्मक श्रेणी का काव्य महाकाव्य कहा जाता है। और नोट क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सर्वप्रथम महाकाव्य इसे माना जाता है। चंद्रबरदाई हिंदी के सर्वप्रथम महान महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, इसके साथ हम नरोत्तम स्वामी की बात करते हैं। यह इसको एक मुक्तव रचना मानते हैं। तो दोस्तों, आगे इसका बात करेंगे कि इसका जो अंगी रस है या प्रधान रस कौन सा है। तो इसका वीर और श्रृंगार दोनों रस हैं। उसके बाद इसकी प्रमुख अलंकार कौन से प्रयोग किए गए हैं, अनुप्रास और यमक है। और इसके साथ दोस्तों, इसके अंदर कुल जो श्लोक हैं वो 16,306 हैं, जो इसकी बेसिक रचना है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसके अंदर जो कुल पद हैं, कुल पद जो हैं वो इसके अंदर है 16,306। तो इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे कि जो छंद विधान है, छंद विधान जो है इसका क्या है। ये एक महाकाव्य से में प्रयुक्त है। 16,300 पद है, इसके अंदर 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान देना है कि 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। और इसके अंदर 16,300 जो है वो क्या है, इसके अंदर पद हैं। और इसके जो छप्पे छंद है, इसका जो मुख्य छंद है, और छप्पे छंद जो है वो क्या है, चंद्रबरदाई जी का, जो चंद्रबरदाई है उनका एक मुख्य जो है जो सबसे प्रिय माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा है इन्होंने, दोहा, तोमर, गोत्र, गाहा आदि छंदों का भी प्रयोग किया है दोस्तों, है ना। इस प्रकार काव्य का हम विभाजन करते हैं तो यह महाकाव्य में कितने हैं, 69 सर्गों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपने इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना है कि कितने सर्गों का प्रयोग है, 69 सर्गों का प्रयोग है, और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, और 16,300 पदों की रचना है। और छप्पे छंद जो है वो इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। और छप्पे छंद जो है वो चंद्रबरदाई का सबसे प्रिय छंद है। ठीक है, इस प्रकार हम भाषा की बात करते हैं। पृथ्वीराज की भाषा जो है वो राजस्थानी व ब्रज जो मिश्रित भाषा है। इसकी जो शैली की बात करेंगे अभी हम, तो शैली जो है इसकी ब्रज भाषा से अधिक प्रयोग हुआ है। और इसके अंदर पिंगल जो शैली का प्रयोग किया गया है वो ब्रज भाषा है, प्लस ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश भाषा का प्रयोग है। इसके बाद हम बात करते हैं डिंगल शैली का भी। आपको पता होना चाहिए डिंगल शैली जो है जिसके अंदर राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, इसके साथ हम इसके आगे बढ़ेंगे। और आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके जो नायक है, यानी कि पृथ्वीराज रासो का जो नायक है वो अजमेर के चौहान अर्णोराज के पुत्र सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। ठीक है, तो ये आपने पक्का नोट कर लेना है। और इसके साथ हम नायक की श्रेणी की बात करें तो नायक की जो श्रेणी है वो दोस्तों क्या है, धीरोदत्त है। और जो नायिका है वो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री क्या है, संयोगिता है। और जो नायिका की श्रेणी जो है, जो मुग्धा नायिका है, और या राजयूष यज्ञ करवाया जाता है, वहां से इनको प्राप्त किया जाता है, और एक दूसरे का क्या है, जानते थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इनको इनके नाना थे, अनंत अंतपालना उनके नाना थे, जो दिल्ली के शासक थे जिन्होंने इनको गोद लिया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ विशेष तथ्यों की, यानी कि पृथ्वीराज रासो के कुछ विशेष तथ्य हैं। तथ्य इस प्रकार है, देखो कि इस ग्रंथ की सबसे पहले जो जानकारी है वो कर्नल टोड को मिली थी। उन्होंने एनालाइज एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान 1839 के अंदर इसको लिखा है। और उन्होंने इसके एक भाग को संयोग पगत्ता स्योपता नेम से भी प्रकाशित करवाया है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि इस रचना में कुछ पद जो है पुरातन प्रबंध संग्रह से प्राप्त होते हैं, जिससे यह ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि कैमास वध प्रसंगी ग्रंथ में प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, खेवट के 27 सर्ग महत्वपूर्ण माने गए हैं। नर्मदा
नदी का तर इसमें दिखाया गया है। उसके बाद कन्नौज समय, इस जो कन्नौज समय है जो इसका एक सरग है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और हरप्रसाद शास्त्री इतिहासकारों के अनुसार ग्रंथ केंद्र उत्तरार्ध भाग चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके अंदर एक उक्ति जो एक दोहा है वो इसके अंदर लिखा गया है। दोहे का क्या है कि जब चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को छुड़ाने के लिए अफगान जाते हैं तो क्या है तो इसके अंदर क्या है, वो अपने पुत्र को एक पुस्तक दे के जाते हैं। ऐसा इस दोहे के अंदर लिखा गया है कि पुस्तक जल्लन हत दे चली गजन नृप काज, मतलब कि राजा के नृप में क्या है, राजा के काम के लिए जो चंद्रबरदाई हैं वो चल पड़े हैं। और पुस्तक जो है, जो ग्रंथ है ये, वो किसको है, जल्लन। जल्लन जल्लन कौन है, जल्लन चंद्रबरदाई के पुत्र हैं, उनको उनको दे दी है, यानी कि उनके द्वारा पूरी की गई है। तो ये माना जाता है कि 10 सर्ग, जो 10 अंतिम सर्ग है वो क्या जल्लन के द्वारा पूरे किए गए हैं। तो अभी हम बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रचना को सुख सुखी संवाद कहते हैं। सुख सुखी क्या है, तोता मैना का संवाद कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रमाणिकता के संबंध में बहुत ही 3 मत प्रचलित है, बोला, ठीक है। इसका जो प्रथम सर्ग है वो आदि आदि पर्व साम्यो है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसको क्या है, अप्रमाणिक कुछ लोग मानते हैं, कुछ इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, कुछ इसको प्रमाणिक मानते हैं। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अप्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन है, तो हम बताते हैं कि राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी हैं। उसके बाद कवि मुरारी दीन और श्यामल दान है, मुंशी देवी प्रसाद है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो अप्रमाणिक मानते हैं इस ग्रंथ को। डॉक्टर वुलर हैं। उसके बाद मोतीलाल मेनारिया हैं जो कि इस ग्रंथ को क्या है, बिल्कुल ही अप्रमाणिक मानते हैं, मतलब झूठा ग्रंथ, एक जाली ग्रंथ घोषित कर देते हैं, ठीक है। जिसको कि रामचंद्र शुक्ल ही खुद पहले इसको एक महान महाकाव्य कहते हैं, और जो चंद्रबरदाई जी को महाकवि की उपाधि देते हैं, और फिर यही जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही इसको एक जाली ग्रंथ की जो उपाधि दे देते हैं। मतलब इस ग्रंथ में अप्रमाणिक मानने वाले जो सर्वप्रथम विद्वान है वो डॉक्टर वुलर है। उन्होंने क्या कहा कि 1875 में जब उन्होंने अप्रमाणित घोषित कर दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को क्या पूरा जाली ठहरा दिया। ये पॉइंट क्वेश्चन जो है आ सकता है पेपर के अंदर, तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान से करना है दोस्तों। इसके बाद हम अर्ध प्रमाणिक की बात करते हैं। अर्ध प्रमाणिक की बात की जाए तो अर्ध प्रमाणिक जो इस ग्रंथ को है वो कौन कौन मानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। उसके बाद मुनि दिग्विजय इसको मानते हैं अर्ध प्रमाणिक। उसके बाद अगरचंद नहाटा जो है वो इस ग्रंथ को क्या है, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और इसके साथ हम उन लोगों की चर्चा करेंगे जो इस ग्रंथ को क्या है पूर्ण रूप से प्रमाणित और एकदम सच्चा और सही ग्रंथ मानते हैं, वो कौन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास मानते हैं इसको। इसके बाद मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या मानते हैं। मिश्र बंधु इसको एकदम सही ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर जो कर्नल टॉड है वो इस ग्रंथ को एकदम सही ग्रंथ मानते हैं, प्रमाणित मानते हैं। मथुरा प्रसाद दीक्षित इस ग्रंथ को प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इसको प्रमाणिक मानते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रमाणित मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो है वो भी इस ग्रंथ को प्रमाणिक मानते हैं। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन की बात की जाए तो वो भी इस ग्रंथ को यानी कि पृथ्वीराज रासो को एक प्रमाणित ग्रंथ की जो वो उपाधि देते हैं। तो इसके साथ हम दोस्तों बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को क्या है, घटना कोश का नाम कहकर पुकारा है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि घटना कोश पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों पृथ्वीराज रचना की जो हस्तलिखित प्रतियों की 4 रूपांतरण प्राप्त होते हैं, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इससे पहले क्या है, हम इसके कुछ सर्गों की बात करते हैं। तो इसका पहला सर्ग है वो आदि पर्व साम्यो, इसका पहला स्वर्ग है। उसके बाद है वरुण साम्य, इसका दूसरा ग्रंथ है। 20वां जो सर्ग है वो पद्मावत समय है। उसके बाद 27वां जो है शेखावट है। उसके बाद 57वां जो है कैमास का वध है। उसके बाद 61 मतलब 61वां जो है कनौज का समय है। उसके बाद 69 का है महोबा युद्ध का समय है, ठीक है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो सर्ग हैं वो लिखे गए हैं यहाँ पे, तो आपने इनको बिल्कुल नोट करना है और याद करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अब अभी हम चर्चा करेंगे कि जो पृथ्वीराज रासो की रचना है उसकी जो हस्तलिखित प्रतियां हैं उसको 4 रूपांतरित में माना गया। कितने रूपांतरित में माना गया, तो 4 में माना गया। इस 4 की हम बात करेंगे। जो पहला ही रूपांतरित है वो बृहद रूपांतरित है, जिसके जो सबसे बड़ा है, यानी कि 69 जिसके अंदर समय है
और 16,300 इसके अंदर छंद है। ठीक है, इस संस्करण को प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा कराया गया। ठीक है, जो इसका जो प्रकाशन है सर्वप्रथम जो है वो जो है बृहद रूपांतरण जो 69 समय है और 16,300 छंद है, वो जो है प्रकाशन जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया। ठीक है, इसकी जो हस्तलिखित जो प्रति है वो आज भी कहाँ है, उदयपुर के संग्रहालय के अंदर सुरक्षित है, और इसका जो प्रकाशन है 1585 के अंदर हुआ है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और आगे चलते हैं और इसके दूसरे रूपांतरण जो इसका दूसरा जो भाग है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, मध्यम रूपांतरण है। जो पहला था वो वृद्ध रूपांतरण था, दूसरा मध्य रूपांतरण है, जिसके अंदर क्या है, सिर्फ 7,000 छंद है। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन है अभी तक नहीं करवाया गया है। ठीक है, और इसकी जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वो कहाँ है, अबोहर में है और बीकानेर में क्या है, सुरक्षित रखी गई है, और 17वीं शताब्दी में इसे जो है लिखा माना गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लघु रूपांतरण है। तो आपने देखा लघु रूपांतरण में क्या है, 19 ही समय है सिर्फ, और 3500 छंद है। ठीक है, उसकी इसकी जो हस्तलिपि है वो आज भी क्या है, बीकानेर के अंदर राजस्थान के अंदर सुरक्षित रखी गई है संग्रहालय के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे लघु रूपांतरण है, जिसके अंदर सिर्फ ही 1300 छंद है, और यही सबसे प्रमाणित माना जाता है। तो इसको क्या है, डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है इसी संस्करण को क्या मूल रासो काव्य मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा, चार जो है जो पृथ्वी रासो के चार हस्तलिखित रूपांतरण माने गए हैं, जिनको हमने चार भागों में देखा है कि एक वृद्ध रूपांतरण है, एक मध्य रूपांतरण है, एक लघु रूपांतरण है, एक लघुत्तम रूपांतरण है, जिसके अंदर की है कि 69 समय है और 16,309 छंद है। दूसरे मध्य में 7,000 छंद है, लघु में 19 समय 3500 छंद है, और लघुत्तम में क्या है, 1300 छंद है। तो इस प्रकार इस रचना को हमने देखा। इसके बाद हम एक बात करते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज जो चौहान पृथ्वीराज रासो है, जिसके बारे में जो चंद्रबरदाई है उन्होंने लिखा है कि एक थाल जन्म एक थाल मरण। इसका मतलब है कि पृथ्वीराज और जो चंद्रबरदाई है उनका जन्म जो है एक थाल जन्म, मतलब एक ही साथ जन्म हुआ और एक ही थाल उनकी एक साथ मृत्यु हुई, ऐसा इस ग्रंथ के अंदर माना गया है। यह कथन चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों हैं अभिन्न मित्र, दोनों दोस्त थे, और इनका क्या है, जन्म एक ही दिन हुआ माना जाता है, और इनकी मृत्यु जो है एक ही दिन हुई थी। ऐसा ये इस लाइन के अंदर दिया गया है कि एक थाल जन्म एक थाल मरण। इसी के बाद हम बात करते हैं, कर्नल टाड जो है इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। तो ये जो किसी भी जो साहित्यकार का जो तर्क दिया हुआ है उसको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, यानी कि कर्नल टॉड इसको जो ऐतिहासिक रचना मानते हैं। इससे पहले चंद्रबरदाई के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत प्रसिद्ध राजकवि थे। बोला कौन, चंद्रबरदाई दिल्ली के। ये एक लाइन क्या है, दोबारा पढ़ते हैं इसको, चंद्रबरदाई दिल्ली के क्या है, चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, उनके क्या है, सामंत और प्रसिद्ध राजकवि थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, बाबू गुलाब राय ने रचना को क्या कहा है, स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। तो ये पॉइंट याद करना है कि बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और इसके साथ क्या है, बाबू श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी इसे क्या कहते हैं, विशाल वीर काव्य कहकर पुकारते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि इसको विशाल वीर काव्य कौन कहते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपने नोट करना है। चंद्रबरदाई द्वारा अंतिम समय में पृथ्वीराज को संबोधित करते हुए क्या बोला था, तो ये आपने ध्यान देना है। ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है। इसके अंदर क्या लिखा है कि 4 बांस 24 गज। तो ये जो जब पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई थी तो उनको बताया गया कि उनको चंद्रबरदाई के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि चंद्रबरदाई के द्वारा बताया गया, क्या बताया गया कि 4 5 24 गज कि वो बताते हैं कि अंगुल अंगुल अष्ट प्रमाण। तो वो कहते हैं पृथ्वीराज को कि भाई 4 बांस, जो पहले दूरी नापने का एक पैमाना था उसके हिसाब से वो बताते हैं कि 4 5 24 गज दूरी पे अंगुल अष्ट प्रमाण। तो यह एक सही बात है, और इसको इस प्रकार से बताते हैं कि ता ऊपर सुल्तान की, यहाँ पर सुल्तान बैठे हुए हैं, मत चूको चौहान की अभी मौका है, और मत चूको चौहान की अपने तीर का जो है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस बाण भेदी जो है वो बाण चलाया, और जो शब्द भेदी बाण चलाया, और उन्होंने पृथ्वीराज ने जो महाराज सुल्तान थे उनको मौत के घात उतारा। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, इस रचना को कहते हैं कि राजनीतिक महाकाव्य त्रासदी कहकर पुकारते हैं। तो डॉक्टर बच्चन का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजनीति की
हैं महाकाव्य त्रासदी कहकर इस ग्रंथ को पुकारते हैं। इसके साथ दोस्तों नरोत्तम स्वामी के अनुसार चंद्रप्रदायी ने यह रचना जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहकर मुक्त रूप में लिखी है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके साथ पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं, पृथ्वीराज रासो रचना में वर्णित जो घटनाएं हैं, संकेत है वो की है भाटाओं की क्या है, एक कल्पना मात्र रचना है। तो ये जो भाट है वो हमने देखा है इधर राजस्थान या हमारे इलाके के अंदर जो भाट जो है वो 2-3 साल में आते हैं और उनके पास एक बहुत बड़ी पोथी होती है या एक बहुत बड़ी पुस्तक होती है जिसके अंदर वो क्या करते हैं, आप जो उनको कुछ देते हो या आपके घर में कुछ मौत हो गई है, बच्चा जन्म लिया है, तो उसकी डिटेल पूरी क्या है वो लिखते रहते हैं। यानी कि इसी प्रकार की रचना क्या है कि पंडित गौरी शंकर हीरा नंद जो ओझा है पृथ्वीराज रासो को मानते हैं कि उन्होंने जो है ये जो भाट थे वो, और उन्होंने जो चंद्रप्रदायी ने और इस प्रकार की रचना उन्होंने क्या है लिखी होगी, तो ऐसा माना जाता है।